आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का लेसन 5 समकालीन दक्षिण एशिया। लास्ट वीडियोस में हमने दक्षिण जो एशिया के देश थे उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था या वहाँ पर लोकतंत्र कैसे कायम हुआ या कैसी शासन प्रणाली है उसके बारे में, प्लस हमने भारत के साथ उनके संबंधों के बारे में पढ़ा है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र 1945 में श्रीलंका को आज़ादी मिलने के बाद से ही वहाँ पर बेटा लोकतंत्र कायम है। और श्रीलंका के बारे में आपने 10th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा होगा, जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर था पावर शेयरिंग, सत्ता का विभाजन। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था या हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि श्रीलंका में आपके दो ग्रुप के जो लोग थे या दो समुदायों के लोग रहते थे। एक तो थे सिंहली और दूसरे थे तमिल। बेटा सिंहली और तमिल थे, वहाँ पर जो सिंहली थे वो बहुसंख्यक थे, जो तमिल थे वो अल्पसंख्यक थे। और तमिल में से ज़्यादातर वो लोग थे जो तमिल भाषा एक तरह से बंगाली तमिल भाषा बोलते थे, प्लस वो जो दक्षिणी भारत है वहाँ के विभिन्न जो राज्य हैं वो वहाँ से मतलब कि श्रीलंका के अंदर आए थे। तो कहने का मतलब है वहाँ पर जो सिंहली है वो बहुसंख्यक थे, तमिल है वो अल्पसंख्यक थे। वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सिंहलियों की बनी, क्योंकि सिंहली है वो बहुसंख्यक थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सिंहलियों की बनने की वजह से उन्होंने सिंहलियों को विशेष अधिकार दे दिए। विशेष अधिकार कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सिंहलियों का जो बौद्ध धर्म था वो सिंहलियों का जो धर्म था वो बौद्ध था, तो उसी को प्रमुखता दी गई। कहीं पर भी जॉब के लिए या नौकरियों में या कहीं पर भी जो शिक्षण संस्थान है उनमें एडमिशन वगैरह लेने के लिए जो सिंहली है उनको विशेष छूट दी गई और सिंहलियों को वहाँ की राजभाषा घोषित कर दिया गया। ये सभी चीज़ें या सिंहलियों को प्रदान की गई, जबकि तमिलों को प्रदान नहीं की गई, जिसकी वजह से वहाँ पर दोनों के दोनों जो समुदाय के लोग हैं, दोनों के दोनों भाषी जो लोग हैं, उनके बीच में काफ़ी मतलब कि विवाद उत्पन्न हो गया। इसी के चलते 1983 में उग्र तमिल संगठन, जिसका नाम था जिसको हम एक तरह से लिट्टे बोलते हैं, लिट्टे, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। तो ये एक नया उग्र तमिल संगठन उभर कर सामने आया। इन्होंने डिमांड की कि हमें भी सिंहलियों के समान जो ये विशेष सिंहलियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं यही अधिकार हमें दिए जाए। लेकिन जो सिंहली गवर्नमेंट थी बेटा उन्होंने ये सब मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जो ये संगठन बड़ा था इसने और भी ये मांग की कि भाई अगर आप हमको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते तो जिस हिस्से में हम तमिल बहुसंख्यक आबादी रहती है उसको श्रीलंका से अलग कर दिया जाए और एक अलग देश का निर्माण किया जाए, जिसकी वजह से दोनों के दोनों ग्रुपों में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। इनके द्वारा काफ़ी मतलब कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो की गई। आतंकवादी गतिविधियां या कहें या हम ये कहें कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जो उनके साथ मतलब कि उनको एक तरह से समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा था सिंहलियों के बराबर, तो उसके लिए लगातार दोनों के बीच में कार्यवाही होती रही। मतलब कि दोनों के बीच में सिविल वॉर चलता रहा, जिसको सुलझाने के लिए भारत ने भी बेटा अपनी शांति सेना भेजी ताकि वो सिंहलियों के बीच में और तमिलों के बीच में अपनी मतलब कि एक तरह से वो कर सके, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा सके। लेकिन क्या हुआ कि जो
मतलब कि वहाँ की जनता थी, उसने ये एक तरह से हस्तक्षेप माना कि भारत हमारे जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। और जो वहाँ के लोग हैं श्रीलंका के, उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से 1989 में जो भारत है उसने वहाँ से अपनी शांति सेना वापस बुला ली। वहाँ पर आपका सिंहली और तमिलों के बीच में आज भी ये प्रॉब्लम चली आ रही है। तो ये बेटा ये था आपकी श्रीलंका में जातीय संघर्ष की, जाति के आधार पर कैसे संघर्ष चल रहा था सिंहलियों के बीच में और तमिलों के बीच में। और वहाँ पर स्टार्टिंग से ही मैंने बताया कि स्वतंत्रता उसको जो मिली थी वो 1948 में मिली थी, और 1948 से लेकर वहाँ पर आपका लोकतंत्र ही कायम है। तो ये थी इसकी जातीय बनावट। अगर हम ये कहें कि भारत और श्रीलंका के संबंध, भारत और श्रीलंका संबंध, भारत और श्रीलंका के संबंध बेटा स्टार्टिंग से ही अच्छे चले आ रहे हैं। दोनों भारत मतलब कि एक तो दोनों में ये समानता थी, दोनों के दोनों ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन की जो मतलब कि श्रीलंका थी उसके ऊपर भी जो श्रीलंका को भी ब्रिटेन ने ही उपनिवेश बना रखा था, और भारत है उसको भी ब्रिटेन ने उपनिवेश बना रखा था। तो दोनों का एक तरह से जो इतिहास है वो सेम ही मानेंगे। दोनों में ही समानता की बात करें तो दोनों में ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र कायम है। और ये कहें कि दोनों में ही तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, और दोनों के एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं। और हम नेगेटिव पॉइंट करें तो असमानता के जो मुद्दे हैं इनमें ना के बराबर ही, जैसे कि मैंने बताया था कि उनमें सिंहलियों में और तमिल में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी, जिसको भी अगर उसे जब उसे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ की जनता को ये पसंद नहीं है या हमारे उनके आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप मार रही है, तो उसने उसको वापस बुला लिया था। तो इस वजह से दोनों के जो संबंध है वो सही थे। तो ये हो गया हमारा श्रीलंका। श्रीलंका में किस प्रकार की आपकी जातीय उसकी बनावट थी या जातीय संघर्ष चल रहा था, और भारत के साथ उसके क्या संबंध है। अगला हम करेंगे इसमें भूटान। भूटान में बेटा अब भी राजतंत्र है, और हम ये कहेंगे कि इसके बारे में भाई ना कोई संघर्ष ऐसा कुछ नहीं, तो भूटान में राजतंत्र है। उसके साथ अगर भारत के संबंधों की बात करें तो भूटान और भारत, भूटान और भारत के जो संबंध है वो हमेशा मधुर रहे हैं। भारत ने उसकी हर तरह से एक तरह से हेल्प की है, कभी भी उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई है। और भूटान में रहकर अपने कामों का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी, कि भूटान में जो रहते थे पूर्वी भारत के जो उग्रवादी थे वह जो और जो गोरिल्ला थे उनको भूटान ने अपने क्षेत्र से भगा दिया। कि जब उनको ये लगा कि ये भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से भूटान और भारत के जो संबंध है वो और मधुर हो गए। हम ये कहेंगे उग्रवादियों को भगाया। उसके बाद अगर हम इनके संबंधों की बात करें कि भारत भूटान की पनबिजली परियोजना में मदद करता है। और एक पॉइंट मैंने भूटान का आपको पहले भी बताया था डोकलाम वाला, कि सड़क चीन इस भाग को अपना समझता है, भूटान अपना समझता है, तो इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। और ये जो ट्राई जंक्शन था इसके ऊपर जब चीन के द्वारा रोड बनाया जा रहा था तो भारत ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से जो चीन है और भारत के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। तो हम इन सब पॉइंट को देखते हुए एक तरह से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत और भूटान के संबंध भी अच्छे ही रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी लास्ट दक्षिण एशिया का जो देश बच गया वो बच गया हमारा मालदीव और जो भारत के जो संबंध है, पहले मालदीव के बारे में बताएंगे बेटा। 1968 तक ये एक सल्तनत था, और 68 में यहाँ पर 1968 में यहाँ पर
अध्यक्षात्मक प्रणाली स्थापित की गई। बेटा अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है कि जहाँ पर जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो एक तरह से अध्यक्ष के हाथ में होती है। और 2005 में, उसके बाद 2005 में मालदीव की संसद ने एक मत होकर बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। 2005 में यहाँ बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन वहाँ का जो मेन जो ये कहें कि मेन पार्टी है, मेन राजनीतिक दल है, वो अभी भी MDP है, जिसको हम ये कहेंगे मालद्वीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये आज भी है। और उसके बाद 2005 के बाद वहाँ पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूती मिली है। अगर हम मालद्वीप और भारत के संबंधों के बारे में पढ़ें, तो मालदीव और जो भारत के संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। उनके बीच में ऐसा किसी बात को लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, अच्छे संबंध है दोनों के बीच में। और 1988 में श्रीलंका से आए कुछ किराए के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। कि श्रीलंका से कुछ सैनिक आए किराए के और उन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जो भारत है उसने नौसेना के द्वारा और वायुसेना के द्वारा मालदीव की हेल्प की थी, तो मदद की थी, तमिल सैनिकों से उनकी हेल्प की थी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि दोनों के बीच में जो भारत है वो उसको पर्यटन में और काफ़ी आर्थिक मदद करता है, आर्थिक विकास में और मत्स्य उद्योग में उसकी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से भारत और जो मालदीव है उसके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, श्रीलंका, भूटान और मालदीव ये तीनों हमारे दक्षिण एशिया के देश रह गए थे। इनके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच में जो विवाद हुआ था, भारत ने उसको सुलझाने की काफ़ी मदद की थी। ऐसे ही जो भूटान है, भूटान और भारत के भी संबंध अच्छे हैं। और वहाँ पर जो भूटान में कुछ उग्रवादी गतिविधियों के जो लोग रहते थे, जो पूर्वी भारत में ऐसी गतिविधियों को करने वाले थे, उनको भूटान ने वहाँ से हटाया। डोकलाम विवाद के समय भारत ने भूटान की हेल्प की। पन बिजली परियोजना में भी भारत उसकी मदद करता है। ऐसे ही मालदीव में अध्यक्षात्मक प्रणाली थी। 2005 में वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। फिर भी वहाँ की जो मेन पार्टी है वो MDP ही रही। और वहाँ पर अब लोकतंत्र की जो तरफ है वो थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद हम बात करें, भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और वो जब कुछ किराए के तमिलों ने मालदीव के ऊपर आक्रमण किया या मालदीव के ऊपर कुछ सैन्य कार्रवाई की, तो भारत ने नौसेना और वायुसेना के द्वारा उसकी हेल्प की, जिससे दोनों के संबंध और अच्छे हो गए। भारत उसकी पर्यटन, आर्थिक विकास और मत्स्य उद्योग में काफ़ी मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे दक्षिण एशिया के जितने भी देश थे उनके साथ जो भारत के संबंध थे, अब वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।